हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 11 चैप्टर के कुछ 33 न्यूमेरिकल्स तक कर दिए। चलो फ्रॉम 34, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 34 में? द वेवलेंथ ऑफ ए प्रोब इज रफली द मेजर ऑफ द साइज ऑफ स्ट्रक्चर दैट इट कैन बी प्रोब इन सम डिटेल. The quark structure of proton and neutrons appears at minute length of 10⁻⁻15 meter or less. This structure was the first probe in early 1917 using high energy electron beam produced by linear accelerator at Stanford in USA. Guess what might have been in order of energy of this electron beam. यहाँ पर हमें कुछ इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी करनी है। ओके, और लास्ट में लिखा हुआ है कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हमें वेवलेंथ दे रखी है, इट इज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻15 मीटर। तो पहले उसको लिस्ट आउट कर देते हैं कि वेवलेंथ इज 10⁻15 मीटर। अब अगर हमें वेवलेंथ मिलेगी तो वेवलेंथ से हमें मोमेंटम तो मिल ही सकता है, दैट इज कॉल्ड एज ए यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो इक्वेशन है उससे हमें मोमेंटम मिल जाएगा। तो नाउ we can say momentum B is equal to h upon lambda, means it is 6.625 10⁻⁻34 and wavelength is 10⁻�50. Then what about the wavelength? 6.625 10⁻�13 plus 15, तो -34 प्लस 15 करो, कितना आएगा आंसर? 6.625। इट इज नियर अबाउट 10⁻⁻19 कुछ आएगा, देख लो एक बार। इट इज केजी मीटर पर सेकंड। कर लेना एक बार कैलकुलेशन। इट इज इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻19। ये हमें मिल गया इसका मोमेंटम। अब यहाँ पर हमें दे रखा है एक अलग क्वांटिटी एज ए रेस्ट मास एनर्जी। तो यहां पर जो इक्वेशन है कि रेस्ट मास एनर्जी इज कितना? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो रेस्ट मास एनर्जी है, देन जो रेस्ट मास है उसको हम लिखते हैं m नॉट से, लेकिन रेस्ट मास एनर्जी मतलब एज ए आइंस्टाइन इक्वेशन mc² मतलब m नॉट c स्क्वायर में दे रखा है डायरेक्ट 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम यहाँ पर जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब m नॉट c स्क्वायर इज 0.511 मेगा मतलब 10⁻6 एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब तो हमें चाहिए उसकी एनर्जी। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी, जो एज ए एनर्जी की इक्वेशन है, तो एनर्जी की इक्वेशन कुछ ऐसी है अकॉर्डिंग टू Einstein's theory of relativity. The equation of energy is it is E square c square plus m naught square c raised to 4. ये तुम्हें एक्स्ट्रा लर्न करना है। That is the part of the properties of photon. प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन है, उसमें भी एनर्जी की इक्वेशन ये हम कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर वो देख के रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, क्योंकि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज 0। अगर ये हम 0 कर दे देन E इज इक्वल टू ओनली PC हो जाएगा, क्योंकि रूट ले लेंगे ये तो 0, देन इट इज PC। तो P इज इक्वल
E/c हम बोल सकते हैं। और वहां पर हमने बोल रखा है कि मोमेंटम इज h/c। याद करो कि मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज h/c, that is we can say E/c, and that is from this equation related with the rest mass। तो ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन तुम्हें लर्न करनी है कि according to the Einstein's theory of relativity, the energy is under root of p square c square plus m naught square c raised to 4। चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो p और c पूरा स्क्वायर प्लस m naught c स्क्वायर उसका भी स्क्वायर ऐसे और उसका रूट। अब हमारे पास ये मोमेंटम की इक्वेशन है, इनटू सी कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमें इसकी भी ऐसे वैल्यू मिलेगी और ये वैल्यू डायरेक्ट है हमारे पास, दोनों की वैल्यू रखो ऐसे। देन P मतलब 6.625 10⁻⁻19 है यहाँ पर, इंटू 3 × 10⁸ होल स्क्वायर प्लस m naught square c raised to 4। तो ये इसकी पूरी वैल्यू जो है 0.511 × 1.6, ये कर देंगे तो 10⁻30 और उसका भी स्क्वायर। तो ये एक अंडर रूट में और प्लस में भी। चलो पहले इसकी वैल्यू करो, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करो, ये हो जाएगा -19 8 करके -11। ओके, अब -11 का स्क्वायर करोगे इट इज -22। आया समझ में? -19 + 8 दैट इज -11 और उसका स्क्वायर -22 कर दिया हमने। बस अब 6.625 × 3 करो और उसका रूट ले लो, सॉरी स्क्वायर करो उसका, तो उसकी वैल्यू कुछ तुम्हें मिलेगी 395.9 10⁻22। अब ये जो होगा वो 10⁻26। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर करो, उसकी वैल्यू तुम्हें कुछ मिलेगी एज ए 0.6684 समथिंग कुछ मिलेगी। अब ये दोनों को कंपेयर करो। अब डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज 10⁻22 एंड दिस इज 10⁻26। अगर तुम्हें इसको -22 करना है, क्योंकि -22 करेंगे देन एंड देन वी कैन टेक कॉमन आउट और उसके बाद उसकी वैल्यू हो सकती है ना। इसको तुम कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये 10⁻22 में है और ये 10⁻26 के टर्म्स में। ये दोनों अगर सेम है पावर में तो ही तुम कॉमन निकाल के ऐड कर सकते हो। ऐसा तो बेसिक रूल पता ही है हमें। चलो तो अब ये -22 के लिए -4 मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 0.000066 समथिंग कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको और ऐसे 10,000 से डिवाइड करना है इसको, तो 0.0000 कुछ आएगा 6 करके। इसका मतलब ये वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी, तो हायर वैल्यू के कंपेयर में ये वैल्यू हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं हियर इग्नोरिंग 0.6684 10⁻26। तो यहाँ पर ये जो हमें ई मिलेगा ये सिर्फ इतना ही, इसका मतलब इसका जो रूट होगा वो -11। अब 395.9 का रूट करो, मैं भी कर रहा हूं तुम भी करो ऐसे, इट इज 19.89 समथिंग कुछ मिलेगा एज ए जूल में। ओके, तो ये एनर्जी हुई कुछ 19.89 10⁻⁻11 जूल। चलो अब इसको तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो हमें पता है कि हियर 1 eV is equal to 1.6
1.6 10⁻⁻19 जूल। चलो यही आंसर मुझे लिखना है बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बिलियन मतलब 10⁻10, वो तो याद ही होगा। बिलियन मीन्स बिलियन मीन्स 10⁻9। तो अगर दोनों साइड 10⁻9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -10। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा? तो 1.6 10⁻⁻10 जूल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना है। अब दोनों साइड 10⁻9 मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया बिलियन, और +9 मतलब -10 जूल। इसका मतलब ये जो एनर्जी है, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो एनर्जी है 19.89 10⁻11 अपॉन, अगर मैं ऐसा कर दूं 1.6 10⁻10 तो ये हो जाएगा इन बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब इसकी वैल्यू करो 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये वैल्यू तुम्हें कुछ मिल जाएगी 12.43 और ये 10⁻⁻1, इसका मतलब 1.24 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ एनर्जी मिली रिलेटेड विद द वेवलेंथ। जो पूछा है कि वेवलेंथ दे रखी है तो देखो मोमेंटम मिल सकता है, रेस्ट मास एनर्जी है, मतलब इसकी ये इक्वेशन होती है, उसको हम रिलेटिविटी की एनर्जी की इक्वेशन में रख दो तुम्हें डायरेक्ट एनर्जी मिले। बस यहाँ पर ये वैल्यू हमें सिर्फ कुछ इग्नोर करनी है तो फिर हमें डायरेक्ट एनर्जी मिल सकती है। तो दिस एनर्जी इन जूल एंड दिस एनर्जी इज इन बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे यहाँ तक तुम्हें कंपल्सरी लिखना है अप टू द बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब नेक्स्ट नंबर 35 पढ़ो, क्या दिया है 35 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। क्या है बोलो? इन क्वेश्चन नंबर 35 find the typical de Broglie wavelength associated with helium atom in helium gas at room temperature 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure, and compare it with mean translation between two atoms under this condition। यहाँ पर हमें ऐसे टेम्परेचर दे रखा है और उसका प्रेशर भी दे रखा है और पूछा है उसकी हमें कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलो, और वो किसके लिए है? एज ए हीलियम एटम के लिए। तो पहले लिख दो एज ए टेम्परेचर T is equal to 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। प्रेशर P is equal to 1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm मतलब 1.01 10⁻5 पास्कल लिखो, अदरवाइज 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो अब हमें चाहिए इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो उसके लिए पहले तो मास ऑफ द हीलियम, तो वैसे अगर हम जो हीलियम है उसको लिखते हैं Ag24, तो जो ये है वो उसका एटॉमिक मास ही हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि 4 ग्राम। तो हियर मास ऑफ हीलियम M इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? 4 ग्राम मतलब 4 into 10⁻³ kg। ओके, तो ये जो है वो पूरे हीलियम का ऐसे मास हुआ। हमें तो चाहिए कि उसकी टिपिकल एज ए डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमें पहले तो
ये हीलियम एटम का मास करना होगा। तो अगर हम ऐसे लिखें कि मास ऑफ हीलियम एटम, तो मास ऑफ हीलियम एटम ये टोटल मास होगा, तो टोटल मास को कैपिटल M कंसीडर कर दो। देन मास ऑफ हीलियम एटम, तो ये जो भी मास होता है 4 ग्राम, दिस इज फॉर 1 मोल। 1 मोल का मास होता है, 1 मोल के अंदर जितने भी नंबर है उसका टोटल मास है ये। अब इसको भी बोल सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द हीलियम। देन यहाँ पर जो मास होगा वो मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो हमें मास ऑफ ईच एटम मिल सकता है। तब M इज इक्वल टू M मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -3 और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 10⁻23। तो ये हमें कुछ मास इसका मिल सकता है। ओके, अब अगर मास मिल गया तब हमें इसकी डायरेक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए बस मोमेंटम चाहिए। तो हमारे पास मोमेंटम की इक्वेशन है कि यूजिंग P इज इक्वल टू √3m kBT। याद करो, अगर ये याद नहीं आ रही है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि whatever the energy, kinetic energy p² upon 2m is equal to thermal energy associated with temperature, it is 3/2 kBT। तो देखो हो गया ना मोमेंटम कि P इज इक्वल टू √3m kBT। अगर ये तुम्हें डायरेक्ट याद नहीं आ रहा तो ये इक्वेशन पहले यहाँ पर लिखो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द थर्मल एनर्जी करके, और फिर यहाँ पे लिखो डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट ये हो गया मोमेंटम, जो यहाँ पर तुम्हें मास की वैल्यू रख देनी है तो मोमेंटम हो जाएगा। और फिर ना डी ब्रोगली वेवलेंथ, then d Broglie wavelength lambda is equal to h/p, मतलब h upon √3m kBT। बस यहाँ पर ये जो kB की वैल्यू है वो तुम्हें याद रखनी है, इट इज 1.38 10⁻23 जूल पर मोल केल्विन। ये याद रखो, कई बार ये वैल्यू हमें देंगे नहीं, दिया हुआ है तो ठीक है, इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया है तो ये वैल्यू याद रखो, अदरवाइज फिर यहाँ पर आकर अटक जाओगे। तो अब सब वैल्यूज रख दो अंदर, h की वैल्यू पता है, m की ये इक्वेशन में ये वैल्यू रखो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब रूट लेना है तो वापस याद करो कि पूरा जो पावर है वो अगर इवन हुआ तो ही रूट निकल सकता है, तो पहले वो चेक करो, फिर उसका रूट ले लो, h से डिवाइड करो और फिर बोलो कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ रही है। तो वेवलेंथ कुछ तुम्हें मिलेगी इसकी 0.0728 10⁻⁹ समथिंग। और अगर तुम्हें इसको -10 के टर्म्स में करना है देन इट इज 0.728 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तुम्हें कुछ इसकी वेवलेंथ मिलेगी। अब यहाँ पर हमें इसका एवरेज ऐसे सेपरेशन भी करना है, तब सेपरेशन से रिलेटेड, तो सेपरेशन मतलब उसका कुछ एवरेज डिस्टेंस बोलेंगे, तो एवरेज डिस्टेंस के लिए एक और इक्वेशन यूज करते हैं यहाँ पर कि यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, मतलब PV इज इक्वल टू RT बोलेंगे डायरेक्ट, क्योंकि म्यू तो 1 मोल बोल दिया हमने, तो PV इज इक्वल टू RT। अब वैसे R और KB का रिलेशन याद करो, तो हमारे पास एक इक्वेशन है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, इट इज
R/NA। तो R हो गया KB इंटू NA। ऐसा बोल सकते हैं कि PV NA कैविटी। R को रिप्लेस कर दो। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि P/NA इज KBT/P। देखो ये है वॉल्यूम और हमने डिवाइड कर दिया इसको एवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि 1 मोल के अंदर इतने ही नंबर होंगे। अब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस है, मतलब ऐसा समझ लो कि पूरा एक हमारा क्लासरूम है, बराबर। क्लासरूम के अंदर जो भी ऐसे तुम लोग हो, ये पूरा ऐसे वॉल्यूम क्लासरूम का। अब उसके अंदर तुम लोग कितने हो नंबर, उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो दिस इज कॉल्ड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स। ऐसा हो सकता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स। तो कैसे करें कि टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सिस्टम, या इनसाइड ऑफ द वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय NA करोगे, वो तुम्हें एवरेज डिस्टेंस मिलेगा, मतलब एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हियर एवरेज separation between two atoms is R is equal to V/NA। आया समझ में? फिर से अगर एवरेज सेपरेशन में बोलूं तो देखो तुम लोग जितने भी हो, जो भी तुम क्लासरूम के अंदर हो, कोई भी रूम के अंदर हो, अगर तुम्हें कोई भी दोनों तुम जो दो लोग हो उसके बीच का डिस्टेंस चाहिए तो कैसे करें? तो टोटल वॉल्यूम जो है डिवाइडेड बाय तुम्हारे नंबर, उससे हमें एवरेज डिस्टेंस मिल जाएगा। दैट इज KBT/P। तो देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास, टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन, और देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो होता है केल्विन, जो हमने आगे लिखा था, इसीलिए टेम्परेचर को केल्विन में कर दिया, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है हमारे पास। तो चलो वैल्यू रखो और R का आंसर बोलो तुम। तो R का जो आंसर हमें मिलेगा वो, अब देखो यहां पर ये जो वैल्यू है वो पूरे वॉल्यूम में मिले ना हमको, तो कि पूरे वॉल्यूम के अंदर, तो वॉल्यूम के अंदर जो ऐसे एवरेज सेपरेशन एनर्जी मिलेगी वो तो यहां पर हमें इसके फिर क्यूब रूट से मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो आएगा वो वॉल्यूम के हिसाब से होगा एवरेज सेपरेशन R³ में, इट इज इनसाइड ऑफ द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के हिसाब से क्या करना पड़े, फिर इसका हमें क्यूब रूट भी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये पूरे वॉल्यूम के अंदर डिवाइडेड बाय नंबर करोगे, वो पूरा ऐसे तुम्हें मिलेगा ऐसे अंदर डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस मिलेगा R³ के अंदर, बिकॉज इट इज इनसाइड ऑफ द वॉल्यूम। तो फिर तुम इसका स्क्वायर रूट करोगे तब ऐसे एवरेज सेपरेशन एनर्जी मिलेगी। बस, तो अब ये वैल्यू रखो और उसका क्यूब रूट निकालना हमें आता है। बस इतना ध्यान रखो कि जो भी तुम्हें क्यूब रूट निकालना है तो पहले उसकी जो वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई पावर आएगा कि जिसमें तुम उसको 3 से डिवाइड कर पाओ, देन एंड देन यू कैन टेक द क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए याद करो, कैलकुलेटर में निकाल सकते हो, जिसका भी तुम्हें क्यूब रूट निकालना है पहले क्या करोगे, उसका ऐसे 2 बार रूट, फिर इंटू, फिर 3 बार रूट निकालो, सॉरी पहले 2 बार रूट, फिर 4 बार, फिर ऐसे 8 बार, फिर ऐसे 2 और इक्वल 2 4 8 2 इक्वल, बीच में तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहां पर जैसे तुम बोलो क्यूब रूट निकाला तो पहले 2 बार रूट, फिर इंटू, फिर 4 बार रूट, फिर इंटू, फिर ऐसे 8 बार रूट,
फिर इनटू, फिर 2 बार रूट और फिर लास्ट में इक्वल करोगे तो देखो इसका कुछ आंसर तुम्हें मिलेगा 3.44 10⁻⁹ और ये आंसर मिलेगा हमें मीटर में। ओके, और ये हमें कुछ ऐसा वेवलेंथ मिली है 0.728 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पर ऐसे हम कर सकते हैं कि अगर इसको तुम्हें 10⁻10 के टर्म्स में लिखना है तब ऐसा कर सकते हो, -10 के टर्म्स में लिखो तो क्या मिलेगा तुम्हें, ये -10, तो ये हो जाएगा कुछ 34.49 मीटर। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि हियर R इज ग्रेटर देन वेवलेंथ, मतलब द टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर ऐसे एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू एटम्स इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ, ऐसा बोल सकते हैं। बस यही तो हमें इस न्यूमेरिकल के अंदर करना है। चलो अब नेक्स्ट नंबर 36। तो चलो क्या है नंबर 36 में, इसको हमें कुछ कंप्यूट द टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल एट 27 डिग्री सेल्सियस कंपेयर विथ मीन सेपरेशन एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू द 2 × 10⁻10 मीटर, मतलब इट इज 2 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। इसमें भी हमें इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ करनी है एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो टेम्परेचर हमें दे रखा है कि T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर हम कर दें टेम्परेचर से रिलेटेड, पहले मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन P इज इक्वल टू √3m kBT। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्ब्डा इज इक्वल टू h/p, h/√3m kBT। h की वैल्यू इसका रूट निकालने के लिए इवन पावर होना चाहिए, वो तो मैं कब से बोल रहा हूँ। बस चलो इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करो, तो वेवलेंथ इसकी तुम्हें कुछ मिलेगी 6.2 10⁻⁹ मीटर। और फिर यहां पर हमें दे रखा है R, एवरेज सेपरेशन कुछ है ना, इट इज 2 एंगस्ट्रॉम, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो बस अब ऐसा कर सकते हैं कि लैम्ब्डा अपॉन R, तो लैम्ब्डा अपॉन R करें तो ये हो जाएगा 6.2 10⁻⁹ अपॉन 2 × 10⁻10, then 6.2/2 it is 3.1 and 10⁻1 मतलब 31। तो लैम्ब्डा इज 31 टाइम्स दैट ऑफ R। ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर द इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 31 टाइम्स दैट ऑफ एवरेज डिस्टेंस या एवरेज सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो 36 में तो हमें इतना ही करना है। अब लास्ट नॉट द लीस्ट नंबर 37। क्या है 37 के अंदर? तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो अभी और उसके आंसर में क्या लिखोगे। 37 और A
quarks inside protons and neutrons are thought to carry fractional charges. Why they do not show up in Millikan oil drop experiment? जैसे बोलते हैं कि up quarks possess 2/3 e charge, down quarks possess -1/3 e charge, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो तो हम ऑलवेज बोलते हैं इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, वो भी हमने पढ़ रखा है। फर्स्ट चैप्टर में से हमारे पास इक्वेशन है कि टोटल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, एंड फिर उसी में है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेड अप ऑफ 3 quarks. Proton possess 2 up 1 down, neutron possess 1 up 2 down, और उसी का चार्ज है अप का +2/3e एंड डाउन का है -1/3e। तो ये ऐसे मिलीकन के एक्सपेरिमेंट में क्यों ऐसे शो नहीं कर सकता, तो उसमें भी हमने पढ़ रखा कि जो क्वार्क्स है वो हम कभी सेपरेट नहीं कर सकते। Quarks cannot be separated. Independent existence of quark not possible. अगर उसको तुम जितना ऐसे दूर करते जाओगे, मतलब क्वार्क्स के बीच का ऐसे तुम उसको सेपरेशन बढ़ाओगे तो उसके अंदर का जो फोर्स है वो और बढ़ता है, और इसीलिए जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल नहीं रहता है। तो इसके आंसर में तुम लिख सकते हो कि ऑलवेज quarks are in pair, independent existence of quark not possible. Quarks cannot be separated from each other. That's why the total charge is an integral multiple of fundamental charge. That's why in Millikan experiment the +2/3 या -1/3 not appear, always appear it is an integral multiple of the फंडामेंटल चार्ज। ये ए के आंसर में तुम लिख सकते हो। सेकंड, व्हाट इज सो स्पेक्ट्रल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ E by M? व्हाई वी डू नॉट हैव सिंपली टॉक E and M सेपरेटली? ऐसा नहीं है कि चार्ज जो है ऐसे डिस्कवर हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास अलग डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग डिस्कवर हुआ। सबसे पहले मिलीकन जो साइंटिस्ट है, तो मिलीकन साइंटिस्ट हैज मेजर्ड द वैल्यू ऑफ E upon M। E upon M की वैल्यू सबसे पहले मेजर्ड हुई है। इन मिलीकन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ E upon M इज मेजर्ड। अब उसके फीडबैक के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलवेज जैसे हम कोई भी ऐसे हम इक्वेशन ले लें, तो इक्वेशन हम कोई भी काइनेटिक एनर्जी की ले लें, तो काइनेटिक एनर्जी में हम क्या लिखते हैं? इट इज ½ mv²। अब ½ mv² इज इक्वल टू क्या? तो हम लिख सकते हैं इनटू EV, वोल्टेज, चार्ज इनटू वोल्टेज, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर E upon M हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं अदरवाइज p²/2m दैट इज EV, है ना। तो इसके अल्टरनेट में हमने लिखा, तो यहाँ तो हमें E into M मिलेगा, लेकिन ये इक्वेशन से पहले ये इक्वेशन आती है, तो ये इक्वेशन अगर हम ना सोचे तो ½ mv² हमें E upon M मिल सकता है। ओके, फिर ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन में आता है दैट इज EVB, तो वो भी ऐसे वन टाइप ऑफ उसकी एनर्जी की इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन है QVB, और वो होता है ऐसे mv²/r। तो वहां करोगे हमें E upon M, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी इक्वेशंस है उसमें E upon M प्रेजेंट होता है। इन मिलीकन एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ E upon M मेजर्ड फर्स्ट। तो ऐसा लिख दो कि इन मिलीकन एक्सपेरिमेंट E upon M मेजर्ड फर्स्ट टाइम, and always in equation of energy ½ mv² is equal to EV. From that we can calculate E upon M. From the equation mv² upon r we can measure E upon M.
चलो फिर सी क्या है उसमें, वाई शुड गैस इन इंसुलेटर एट ऑर्डिनरी प्रेशर एंड स्टैंडर्ड कंडक्टिंग एट वेरी लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पर ऐसे गैसेस हैं वो कंडक्टर होते हैं, जैसे जैसे हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर होता जाएगा तब क्या होगा, उसकी रैंडमनेस इंक्रीज होगी। तो इंक्रीजिंग द प्रेशर द रैंडमनेस ऑफ द गैसेस इंक्रीजेस, एंड रैंडमनेस में क्या होगा, कोलिजन बिटवीन टू एटम्स। अब ड्यूरिंग द कोलिजन देयर इज ए थोड़ी बहुत एनर्जी सेपरेशन, या फिर रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो बोल सकते हैं इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो इंक्रीजिंग द प्रेशर ड्यू टू द रैंडमनेस ऑफ द एटम द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई द गैस एट हाई प्रेशर एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, एट लो प्रेशर एक्ट्स लाइक कंडक्टर। तो इसे सी में लिख सकते हो, on increasing the pressure due to the randomness increasing of the atoms, its resistance increases, so it acts like insulator, and at low pressure it acts like conductor। चलो फिर is a next नंबर डी में कि every metal has defined work function, why do all photoelectrons not come out with the same energy if incident radiation is monochromatic? Why there is an energy distribution of photoelectrons? उन्होंने क्या बोला है कि वर्क फंक्शन, हर एक मेटल का हमें अलग अलग वर्क फंक्शन को तो बोल रखा है कि वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द मेटल, है ना। जो अलग अलग मेटल है उसका वर्क फंक्शन अलग है, फिर सरफेस ऑफ द मेटल पर भी डिपेंड, टेम्परेचर पे डिपेंड है। चलो यहाँ पर मेटल के ऊपर आ जाते हैं, तो डिफरेंट मेटल पजेस डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क फंक्शन। चलो ये कोई भी मेटल है हमारे पास, अब उसमें हम कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल कलर लाइट इंसिडेंट कर दे, तो जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उन सभी की एनर्जी सेम क्यों नहीं होती, ऐसा बोला है। तो वर्क फंक्शन मतलब क्या, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन या एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो अगर हम चैप्टर नंबर एटम जो 12 के हिसाब से सोचे तो सभी की एनर्जी लेवल्स अलग अलग है ना। ये इनर मोस्ट बोलेंगे n = 1, ये 2, 3। अब ऐसी कोई भी मेटल्स है जिसमें ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स है और यहाँ पर तुम ऐसे एनर्जी सप्लाई करो, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस लेवल में से इंसिडेंट मतलब इस लेवल में से एनर्जी एब्सॉर्ब की वो बाहर निकलेंगे तो उसकी एनर्जी कुछ अलग रहेगी। फिर अगर इसकी एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इस लेवल में से भी या इस लेवल में से भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर वो निकाल सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी। ओके, अगर हमारे पास ये 1 तो इसकी हम एनर्जी बोलते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -3.4, ये फिर -1.51। अगर हमारी एनर्जी कुछ ऐसे 5.2 समथिंग है तो इस लेवल में से ये और ये सभी लेवल्स में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं। अगर इसमें से निकलेंगे तो इतनी एनर्जी यूटिलाइज होकर बाकी की एनर्जी मिलेगी, इसकी एनर्जी इतनी यूटिलाइज होकर बाकी की एनर्जी मिलेगी। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो वेरिंग एनर्जी से निकलेंगे, क्योंकि अगर थर्ड में से निकलेंगे तो 5.2 में से 1.51 माइनस करो, बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। अगर इसमें से निकलेंगे तो 5.2 में से 3.4 माइनस करो, ऐसे सभी की वेरिंग एनर्जी हमें मिल सकती है। दैट्स व्हाई ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड विद द सेम एनर्जी। ओके, चलो अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो E 37 में E क्या, द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर रिलेटेड टू बी frequency and wavelength associated matter whereby E is equal to h nu and P is equal to h upon lambda. But while the value of lambda is physically significant, the value of
फ्रीक्वेंसी हैज नो सिग्निफिकेंस। वाई? चलो, तो ऐसे लैम्ब्डा और न्यू में हमें उसको कुछ, उसकी वेव स्पीड क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ हमें प्रूफ करना है। तो हमारे पास ऐसे इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर द वेव स्पीड, वेव स्पीड की इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू एज ए ओमेगा अपॉन के, याद करो ओमेगा अपॉन के, अदरवाइज v इज इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास वेव स्पीड की ऐसी दो इक्वेशन है। अब वही दो इक्वेशन से हमें इसका कुछ प्रूफ करना है। तो चलो, इसको v लैम्ब्डा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, यही इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v अपॉन 1 अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ओके, अब ओमेगा अपॉन के में यहां पर अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, ये जो है न्यू है ना, ये तो अब अगर मैं यहां पर ही h से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा h न्यू अपॉन h अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। तो h न्यू इज द एनर्जी एंड h अपॉन लैम्ब्डा, तो हमारे पास उसकी फॉर्मूला है कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू h बाय p, तो p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्ब्डा, दैट इज e बाय p इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन k। ओके, तो ये मिल गया हमें जैसे e बाय p। अब यहां पर एनर्जी की इक्वेशन है, दैट इज p स्क्वायर बाय 2m, है ना। यही जो एनर्जी है इट इज इन द टर्म्स ऑफ, अगर हम काइनेटिक एनर्जी बोल दें देन इट इज p स्क्वायर अपॉन 2m। तो चलो, यहां पर यही इक्वेशन को अगर हमें डिफरेंशिएशन के टर्म्स में पहले लिखना है तो ऐसा कर सकते हैं, इट इज dp अपॉन dp इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dk इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ऐसा लिखो कि राइट above equation in terms of differentiation, it is dE upon dP, और यहाँ पर ये d upon dP, this is E is equal to p square upon 2m is equal to d omega upon dk। ओके, तो चलो यहाँ पर अब ये p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p, दैट इज 2p, और ये 2m तो कांस्टेंट, दिस इज d ओमेगा अपॉन dk, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट p अपॉन m इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dk। तो मोमेंटम अपॉन मास, तो मोमेंटम अपॉन मास क्या होता है, दैट इज द वेलोसिटी, बिकॉज p इज इक्वल टू m इंटू v होता है, तो p बाय m करो, दैट इज वेव स्पीड, देयरफॉर वेव स्पीड इज इक्वल टू p अपॉन m, दैट इज d ओमेगा अपॉन dk। तो वेव स्पीड से हमने चालू किया था, वही हमने वापस नेक्स्ट में प्रूव भी कर दिया। ओके, तो बस यहाँ तक तुम्हें ऐसे लिख देना है वेव स्पीड को, मतलब जहां से चालू किया इक्वेशन वहां पर ही हमने खत्म कर दिया। तो सेम टू सेम बीच में जो भी हमने इक्वेशन यूज की वो कुछ ऐसे गलत नहीं है, समझ सकते। ओके।